क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही डेथ सेंटेंस दिया जाता है। और जब कंफर्मेशन आ जाएगा तो फिर फांसी की जो तारीख होगी वो तारीख नियत कर दी जाएगी। बहुत ही और अपील का उसका राइट है। अगर वो करने में सक्षम नहीं होगा तो सरकार उसे वकील मुहैया कराएगी। सीतापुर की जिला कचहरी में 30 साल बाद एक फैसला सुनाया जाता है और वो फैसला होता है फांसी का। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और इस वक्त आई इंडिया की टीम आ पहुंची है जिला कचहरी में। आपको दिखाते हैं कि यहां वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं और ये वरिष्ठ अधिवक्ता जहां बैठे हैं ये बताते हैं कि ये यहाँ पर टी टाइम के लिए आते हैं। जब सभी अधिवक्ता जो हैं जिरह करते हैं, जिरह के बाद थोड़ा समय जो मिलता है वो आपस में गुफ्तगू करते हैं। और इसी बीच आई इंडिया भी जो है आज इन्हीं से गुफ्तगू करने आई है एक मामले में। ये मामला है सीतापुर जनपद के रेउसा के रहने वाले रामकृपाल का, क्योंकि रामकृपाल बताते हैं कि जो है वो अपनी बेटी के साथ उसने रेप जैसी घटना को अंजाम दिया और फिर उसकी हत्या कर अपने ही घर में एक संदूक में उसको दफना दिया। दफनाने के बाद सीतापुर के अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के द्वारा उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और ये सज़ा 6 अक्टूबर को सुनाई गई। आज आई इंडिया इन्हीं वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जानेगी कि फांसी की सज़ा सुनाने के बाद क्या आगे की प्रक्रिया रहती है। तो हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता, इन्हीं से पूछते हैं। सर ये बताएं, जब उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई आगे क्या प्रक्रिया? देखिए, मेरा नाम अरविंद मसलदान है और जो ये 2 सज़ाएँ होती हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होती हैं, मैक्सिमम सेंटेंस जो बोली जाती है, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक डेथ सेंटेंस। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए सत्र न्यायालय को हाई कोर्ट से कोई कंफर्मेशन मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूँकि डेथ सेंटेंस जो है इसमें एक आदमी का लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है, इसलिए हमारे CRPC में इस बात का प्राविधान है कि जो भी एडिशनल जज जो है वो जब भी डेथ सेंटेंस देगा तो उसके लिए उसको एक रेफरेंस अपने पूरे जजमेंट का फॉर स्क्रूटनी, क्योंकि वो डेथ सेंटेंस दे रहा है, फॉर स्क्रूटनी उसको हाई कोर्ट भेजना पड़ेगा और वो कहलाता है रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। रेफरेंस जब हाई कोर्ट वो भेजता है तो उस समय उस जजमेंट को हाई कोर्ट पढ़ती है, उसके सारे पहलू देखती है कि ये क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही डेथ सेंटेंस दिया जाता है। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या है, इस पे सैकड़ों रूलिंग्स हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसको हाई कोर्ट वेटेज दे करके पढ़ती है और तब उस पर कंफर्मेशन करती है या नहीं करती है। इसी दौरान एक चीज़ और सामने आती है, वो ये है कि इस कन्विक्शन के खिलाफ डेथ सेंटेंस के अक्यूज्ड को अपील का भी राइट है, तो वो अपनी अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। रेगुलर अपील जो कहलाती है कन्विक्शन के खिलाफ, वो अपील जैसा मुझे इस मुकदमे में मालूम है, अभी जहाँ तक जितनी नॉलेज मुझे है कि जो क्या पूरियत, मैं तो उसका वकील था नहीं, तो उसमें यह है कि इसको शायद एक एमिकस क्यूराई अपॉइंट किए गए थे सरकारी वकील, क्योंकि जो मुल्जिम जो है अपने आप कोई वकील नहीं कर पाता है प्राइवेट, तो उसको सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। तो इसमें एमिकस क्यूराई कोई थे वकील साहब, सरकारी वकील, उन्होंने इस केस को कंडक्ट किया था। अब चूंकि कन्विक्शन हो गया है और चूंकि सरकारी वकील उसे मिला हुआ था, तो अब ये ड्यूटी सारी जो है उसकी अपील की वो सरकार के ऊपर नियत होती है। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को उसके अगेंस्ट, उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में करनी चाहिए। और वो अपील चूँकि वो जेल में निरुद्ध है, तो वो जो यहाँ के जेलर साहब हैं या जेल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उनको इसमें अपील जो है वो मुल्जिम के दस्तखत से करा करके ऑनरेबल हाई कोर्ट भेजनी चाहिए, सो दैट कि इस जजमेंट को थॉरली हाई कोर्ट जो है वो सुने, देखे, समझे और सारे जो पहलू हैं उसके लीगल उस पर विचार करे। और जैसा कि मुझे थोड़े से फैक्ट्स के बारे में मालूम है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि उसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस का केस नहीं है। ये एविडेंस जो भी है वो सर्कमस्टेंशियल है।
बट इसलिए थोड़ा सा हमारी कोर्ट, लोअर कोर्ट जो है वो थोड़ा सा उधर कैपिटल पनिशमेंट की तरफ शायद चली गई, क्योंकि एक फादर ने इसमें मुल्जिम है और एक उसकी ही लड़की का, माइनर लड़की का मर्डर है और साथ ही साथ रेप भी है। तो थोड़ा सा, और लाश भी जैसा कहते हैं कि उसी के घर से बरामद हुई है, तो ग्रूसम तो है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आता है या नहीं आता है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट को डिसाइड करना है। और जब मुल्जिम अपील करेगा तो फिर सारा केस जो है वो रीओपन होगा और रेफरेंस और अपील दोनों एक ही साथ डिसाइड होंगे। ये इसका तरीका है। बिल्कुल, जो तरीका है वो भी उन्होंने बताया। उसके बाद हम बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह से, उनसे जानेंगे कि वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उनके समय में काफ़ी ऐसे केस भी आए होंगे जो फांसी है, तो फांसी के बाद क्या, कहाँ पर अपील होती है, क्या उसको मर्सी मिलती है? हाँ भैया, बात सही, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मसलदान साहब ने पूरी बात बताई। बात तो सही है, प्रोसेस यही है। बात यह है कि जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। कैपिटल इम्प्रिजनमेंट जो फांसी की सज़ा है उसमें जीवन मृत्यु का है, तो जो कानून का प्राविधान है उसके अनुसार यही है कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट यानी कार्यान्वित करने से पूर्व हाई कोर्ट को रेफरेंस भेजा जाता है, वहाँ से कंफर्मेशन आएगा, उसके बाद ही ये सज़ा दी जाएगी। मुख्य बात तो अभी भी उस पर अभी वो क्या कर सकता है? अभी तो स्थिति यह है कि अब वो बताया कि अगर मुल्जिम की तरफ से अपील फाइल की जाएगी तो अपील सुनी जाएगी, और अपील नहीं फाइल की जाएगी तो जो जेल में निरुद्ध रहेंगे, और जब कंफर्मेशन आ जाएगा तो फिर फांसी की जो तारीख होगी वो तारीख नियत कर दी जाएगी। बहुत ही तारीख नियत की जाएगी। अपील की बात यहाँ पर आई। अपील जो है वो कितने दिन में दे सकता है? अपील जो है 90 डेज में, 30 दिन। अच्छा, इसकी अपील जो है हाई कोर्ट में वो 30 दिन में कर सकते हैं, या सरकारी वकील करे या जो है वो मुल्जिम अपनी तरफ से करे। 30 दिन में जो है रामकृपाल अपनी अपील भी जो है कर सकता है। हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता आशीष सिंह और उन्हें जानेंगे जो अपील करेगा, अपील के बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन अपील करेगा, क्योंकि रामकृपाल जो है उसके अब उसी की पत्नी और उसी की बेटी जब गवाह बनी उस मामले में, तो आखिरकार ये अपील कौन कर सकता है? अब अपील के लिए तो जिला कारागार से लिख के जाएगा और फिर सरकार इनको कोई सरकारी वकील नियत करेंगी, वही करेंगे। चूँकि इसके पहले भी इसने अपना कोई व्यक्तिगत अधिवक्ता नहीं किया था, और व्यक्तिगत अधिवक्ता न करने का कारण शायद वो अक्षम था, आर्थिक रूप से अक्षम था, या उसके मुकदमे में कोई व्यक्ति पैरवी करने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपना प्राइवेट वकील नहीं किया, जिस कारण उसको सरकारी वकील दिया गया था। तो वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी। जब वकील उसको मिल जाएगा तब अधिवक्ता के माध्यम से ही वो अपील होगी, या जिला कारागार से वो सरकारी वकील से लिखवा के सबमिट कराई जाए। अगर सरकारी अपील जो करते हैं और सरकारी अपील अगर नहीं कर पाते हैं तो वो कहाँ तक पहुँचते हैं? अगर उसके पास सरकारी वकील नहीं हो पाता है या कोई किसी भी वजह से वो खुद वकील नहीं कर पाता है, तो फांसी की जो प्रक्रिया है वो कैसे क्या है? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये फाइनल जजमेंट नहीं है, जजमेंट है अभी लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट ने किया है, यह हाई कोर्ट जाएगा, अभी रेफरेंस के लिए जाएगा। अपील का राइट है उसका अपील का राइट है। उसको अपील करने के लिए अगर वो करने में सक्षम नहीं है तो जैसा मेरे अभी लर्नड सीनियर्स ने कुछ ने बताया कि उसको सरकार वकील मुहैया कराएगी, और मुहैया होने के बाद केस रीओपन होगा। फिलहाल मैंने तो सीतापुर के इतिहास में अभी तक जितनी फांसी हुई एक भी हाई कोर्ट से कंफर्म होते नहीं दिखी। एक हाई कोर्ट से कंफर्म हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ख़त्म हो गई। तो ये कोई नहीं है। देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, जैसा कि चूंकि हम लोग तो उसमें वकील हैं नहीं, तो इसलिए उसके फैक्ट से बहुत वाकिफ नहीं है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में इस तरीके से फांसी हुई है। अब कंफर्मेशन उसका हाई कोर्ट करती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर उसे पाती है कि नहीं पाती है, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। और अपील का उसका राइट है, अगर वो करने में सक्षम नहीं होगा तो सरकार उसे वकील मुहैया कराएगी। ये एक सेटल्ड लॉ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, अपील कर सकता है, अगर नहीं करेगी तो सरकार जो है अपील कराएगी। अपील करने के बाद जो रहेगा उसमें सज़ा कितने साल में होती है? ये तो हाई कोर्ट में केसेस लगते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पर नंबर आएगा उस हिसाब से उसका फैसला होगा। ये कोई जी कितना समय लगता है? इन मामलों में बहुत जल्दी होती है, वैसे रेगुलर अपील के तरीके से सालों नहीं लगेंगे। जब जाएगा मामला इनके सामने, चाहे वो अपील रेफरेंस के लिए तो गया ही है, उस पर विचार करेगी हाई कोर्ट। अगर वो पाती है कि ये सज़ा फांसी के लायक नहीं है तो अल्टर भी कर सकती है। और अगर वो अपील करना चाहता है
भले उसका कोई पैरोकार ना हो, तो वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको वकील मुहैया कराए और जेल से उसकी अपील वहाँ भेजी जाए। सरकार जो है जो अपील के लिए जो है मुहैया कराएगी वकील, और वकील मुहैया कराने के बाद वो केस फिर से लगेगा। एक बार हम फिर से अधिवक्ता वीके सिंह जी पर चलते हैं। ये बताएं, जो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, आपने कई केस ऐसे लड़े जिसमें फांसी की सज़ा हुई थी, तो क्या उसके बाद का जो कितना समय लग जाता है, ये भी जवाब। देखिए, हमने तो अभी तक कोई ऐसा केस नहीं लड़ा जिसमें फांसी हुई हो। सब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हुए हैं। कैपिटल इम्प्रिजनमेंट वाला कोई बात नहीं है। कोई टाइम लिमिट नहीं है कन्फर्मेशन के लिए। जो कन्फर्मेशन 2 दिन में भी आ सकता है और 6 महीने भी लग सकते हैं, और जब कन्फर्मेशन आएगा उसी के बाद यहाँ होगी। एक सवाल आपका और था पहले कि ये कैपिटल इम्प्रिजनमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ही बदलता है। ऐसा नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर मुल्जिम की अपील है तो अपील में मुकदमा छूट भी सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और कैपिटल इम्प्रिजनमेंट जो फांसी है वो बरकरार भी रह सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मुकदमा छूट सकता है। बहुत मुकदमे जो होते हैं यहाँ से जाते हैं कैपिटल इम्प्रिजनमेंट में और हाई कोर्ट अपील में छूट जाते हैं, नहीं हाई कोर्ट में छूटते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाके छूट जाते हैं। तो अभी ये जो रामकृपाल का अपील है, वो अपील के बाद कहाँ जाएगा? अब अपील इनको करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में करनी पड़ेगी। अब चूँकि हमारे जैसे सहयोगी मसलदान साहब ने बताया था कि उनको एमिकस मिला था, चूँकि अब हम तो इस मुकदमे के तथ्यों से मैं परिचित नहीं हूँ। इन्होंने बताया अगर यहाँ सरकारी वकील मिला था तो ये सरकार की अब ड्यूटी बनती है कि जेल की तरफ से जेलर सुपरिटेंडेंट जो हैं इसकी अपील फाइल करावें हाई कोर्ट में, और उसके बाद ही फिर कुछ होगा। और अपील जिस दिन फाइल हो जाएगी तो फिर ये कैपिटल इम्प्रिजनमेंट अपने आप स्टे हो गया। अगर एक और सवाल कि अगर ये अपील नहीं कर पाते हैं फिर क्या होगा? तो जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो बरकरार रहेगा। वैसे मैं सिविल का एडवोकेट हूँ, ये क्रिमिनल साइड के हैं। ये अपील क्या अपील की बात? जैसे कि बताया कि अगर इसको वकील मिलेगा तो फिर वो हाई कोर्ट जाएगा, सज़ा बरकरार भी रह सकती है, मर्सी मिल सकती है। नहीं, वो तो कोर्ट के ऊपर है, मर्सी करती है या नहीं करती है। वकील तो उसको मिलेगा, लीगल एड से मिलेगा। आपको मालूम है कि कसाब को वकील मिला था। संसद पे जो हमला हुआ है तब कसाब को भी अपनी जो है प्रतिरक्षा करने के लिए वकील दिया गया था। रिजल्ट आपको मालूम है। प्रेजेंट केस में जहाँ तक हमें जानकारी है कि डायरेक्ट एविडेंस का केस नहीं है, डेथ सेंटेंस जरूर हुआ है, जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, फैक्ट मुझे मालूम नहीं। इतना मालूम है कि मुलजिम पे आरोप है कि उसने अपनी बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी, और उसी की निशानदेही पे उसी के घर से वो डेड बॉडी बरामद हुई है। बशर्ते उसमें मैंने ये भी पढ़ा है कि उस घर में और लोग भी रहते हैं, और पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी मुलजिम द्वारा ही दी गई है। अभी हमारे लायक दोस्तों से आपने पूछा कि इसमें उसके बारे में कि कन्फर्मेशन के बारे में, तो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के धारा 366 में ये प्रावधान है कि जब भी किसी को डेथ सेंटेंस होगा तो वो कन्फर्मेशन के लिए उसका रेफरेंस जाएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको कन्फर्म कर देगा तभी वो डेथ सेंटेंस इम्पोज होगा। इस बीच अगर हाई कोर्ट या और उसके बड़ी अदालतों से कोई स्टे वगैरह नहीं आ जाता है। बिल्कुल, जैसा कि 3 सजाएं जो अपील है वो रामकृपाल के बारे में बताया कि रामकृपाल की सज़ा बरकरार भी रह सकती है और उसे जो है आजीवन कारावास में भी जो है तब्दील किया जा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ आई है कि हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद वो कहाँ जा सकता है, क्या उसके अधिकार है? देखो भैया, बात यह है कि कन्विक्शन जब आखिरी स्टेज पर हो जाता है, आखिरी स्टेज हमारे देश की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक अपील पहुंचने के बाद जब ये होगा कि फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी, फिर उसके पश्चात मुलजिम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ याचिका दायर करेगा, वो मर्सी पिटीशन फाइल करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कानूनी रूप से पावर है कि वो उसको माफ़ कर दे, फांसी की सज़ा को माफ़ कर दे। ये उसका अंतिम विकल्प है। ये एक जो सज़ा सुनाई जाती फांसी की, उसको अधिकार है? जी हाँ, बिल्कुल उसको राइट है, उसको मर्सी पिटीशन फाइल करने का राइट है। पूरी तरीके से उसको पूरा अवसर दिया जाएगा। अगर वो व्यक्तिगत अधिवक्ता करेगा तो व्यक्तिगत, और नहीं तो सरकारी अधिवक्ता उसको दे करके और तब उसका मर्सी पिटीशन फाइल किया जाएगा। आप भी कुछ कह रहे हैं? मतलब ये है केवल इतना नहीं है कि यहाँ से कन्फर्मेशन हाई कोर्ट से हो, हाई कोर्ट भी अगर फांसी दे दे तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा,
सुप्रीम कोर्ट भी चूंकि उसको एमिकस क्यूराई मिला हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी उसे वकील मिलेगा सरकार की तरफ से। वहाँ भी बाय द वे वो हार जाता है तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे पता लगा वहाँ तो चलिए डिवीजन बेंच ही सुनवाई करती है। अगर वो चाहे तो उसका रिव्यू भी फाइल कर सकता है। उसका रिव्यू फाइल करने के बाद भी अगर फांसी कंफर्म रहती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ मर्सी अपील फाइल करने का उसे राइट है, और ये राइट उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी सीआरपीसी में मिला हुआ है, प्रोविजंस में मिला हुआ है। तो इसलिए केवल और केवल अभी जिसको कहते हैं दिल्ली बहुत दूर है, अभी केवल ये यहाँ से फांसी की सज़ा हुई है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मामले में फांसी की सज़ा हुई है, जैसा कि फैक्ट्स अभी तक की चर्चा में सामने आए हैं। आगे क्या होता है, चूँकि बहुत अगर हम लोगों ने पहले आपसे वार्ता हो जाती, हम लोग फैक्ट्स देख लेते तो ज़्यादा बेहतर है, उनके वकील ही बता सकते हैं जिन्होंने मुकदमा लड़ा है। लेकिन जितना हम लोग इस बातचीत के दौरान जान पाए हैं, जो लीगल फैक्ट्स हैं, लीगल फैक्ट्स के आधार पे अभी बहुत लंबा सफ़र है इस फांसी की सज़ा के इम्प्लीमेंटेशन में। फांसी की सज़ा पर जो है लंबा सफ़र है, क्योंकि अभी जो है ये अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर वहाँ भी जो सज़ा होती बरकरार रहेगी, उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति पर जो है एक याचिका दायर कर सकता है, और वो याचिका होगी मर्सी की। तब राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेंगे कि उसे मर्सी दी जाएगी या उसकी सज़ा जो है बरकरार रखी जाएगी। तो रामकृपाल के मामले में जो फांसी सज़ा सुनाई गई थी उस पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की आपने राय सुनी। जैसा हो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जो भी कुछ सुझाव है या जो भी कुछ प्रश्न हो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। सीतापुर से आई इंडिया पर्सन जो कैमरामैन है सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।